कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पेपर 4 की फर्स्ट यूनिट जो एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट 4 की जो फर्स्ट यूनिट थी, वो मैंने आपको करा दी है। 2 वीडियो बनी है उसकी। इससे पहले जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूँगा इस वीडियो में, तो आप पहले उन वीडियो को अच्छे से देख लें, तो फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन आज हम सेकंड यूनिट हमने कंप्लीट की है, ठीक है? तो सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है मनोवृत्ति की डेफिनिशन बताइए। तो मनोवृत्ति की डेफिनिशन के बारे में कि किसी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष में कौन सा विषय? मनोवैज्ञानिक के विषय के पक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति को मनोवृत्ति कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि मनोवृत्ति सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट रहते हैं उस पर। उपस्थिति को मनोवृत्ति कहते हैं। व्यक्ति का वस्तु के प्रति नजरिया, किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति कैसा नजरिया है, ये उसकी एटीट्यूड होता है, उसकी मनोवृत्ति होती है। जैसे रूढ़िवादिता का नकारात्मक मनोवृत्ति, यानी रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता एक नकारात्मक मनोवृत्ति है, तो ये रूढ़िवादिता ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मनोवृत्ति की विशेषताएं बताइए। तो देखो अभी बता दिया कि मैंने कि मनोवृत्ति सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है ना। सेकंड आपका आ गया कि इसे अर्जित किया जा सकता है, यानी कि जन्मजात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप जब पैदा हुए तभी ये चीज़ आई आपकी कि भाई मतलब किसी के प्रति, किसी विशेष धर्म के प्रति आपकी कोई भावना है, ये चीज़ तब तो नहीं आई ना। धीरे धीरे आप जब बड़े होते गए तो सामाजिक जो बदलाव होते गए उनके द्वारा सीखते गए, तो जन्मजात नहीं होती, अर्जित की जाती है। हाँ, ये स्थायी होती है, स्थायी होती है। बहुत ही मुश्किल होता है किसी की जो मनोवृत्ति होती है, यानी कि जिस किसी की जो थिंकिंग होती है ना, उसे चेंज करना, उसके एटीट्यूड को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। सकारात्मक या नकारात्मक होती है, मैंने पहले बता दिया। और ये एक मानसिक प्रक्रिया है। देखो यार, 3 मार्कर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आराम से आप अच्छा खासा कंटेंट है इजीली लिख सकते हो, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है 3 मार्कर कंटेंट के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनोवृत्ति के तत्वों या संगठनों के बारे में लिखिए। तो मनोवृत्ति के 3 तत्व होते हैं, है ना, संवेगात्मक, संज्ञात्मक और व्यवहारात्मक। तो संवेगात्मक एक होता है, संज्ञात्मक फिर होता है व्यवहारात्मक। तो इसमें विचार आता है किसी के प्रति हमारे क्या विचार हैं, फिर हमारी अभिप्रेरणा है, फिर लास्ट में आती है क्रिया। तो ये 3 प्रकार के तत्व होते हैं। मनोवृत्ति निर्माण के घटक। अब मनोवृत्ति निर्माण करने कैसे निर्माणित होती है, कैसे निर्मित होती है, इसके घटक के बारे में जानते हैं। अगर 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है कि मनोवृत्ति निर्माण के घटक लिखिए, तो आप आराम से आंसर को लिख सकते हैं कि सामाजिकरण द्वारा, यानी जो समाज में जो बदलाव हुए हैं उसके द्वारा, साहित्य द्वारा, साहित्य हमने जो पुरानी वेद पुराणों की किताबें पढ़ रखी हैं उसमें हिंदुइज्म को सुपीरियर बताया गया हर चीज़ में, है ना। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी एक धारणा बन जाती है ना भाई किसी के प्रति, तो वो चीज़ बताई जा रही है। परिवार के द्वारा, भाई किसी के परिवार में जैसे कि होता है ना कि भाई हम उस जात में विवाह नहीं करेंगे, उस जात में शादी नहीं करेंगे, अदर कास्ट में शादी नहीं करेंगे, तो वो वाली चीज़ है ना पारिवारिक द्वारा। प्रोत्साहन द्वारा, अब ये पॉजिटिव में आ गया, किसी ने कोई मोटिवेशन दिया, किसी ने कोई पुरस्कार दिया, तो उसके बारे में मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है संज्ञात्मक ज्ञान द्वारा, ठीक है। तो ये है मनोवृत्ति निर्माण के घटक। नेक्स्ट है कि मनोवृत्ति के तत्वों को परिभाषित कीजिए। तो एक होता है भावात्मक तत्व। तो भावात्मक तत्व होता है कि यह व्यक्ति के भावात्मक पक्ष से जुड़ा होता है। देखो मैं जनरल चीज बताऊं, ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी थी क्योंकि हमको 3 या 5 मार्कर में क्वेश्चन कंप्लीट करना था। 11 मार्कर के हिसाब से तो हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, तो उतना मैंने कम कंटेंट करके एक एग्जाम्पल छोटी सी डेफिनेशन करके कंप्लीट करने की कोशिश की है और उसे किया भी है, जैसे हमको 3 या 5 मार्कर के हिसाब से नंबर आराम से मिल सके, क्योंकि हमें शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान रखना है। तो एक होता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक तत्व में बोलता है कि यह व्यक्ति के भावात्मक पक्षों से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें संवेग, मूल्य, विश्वास, इसमें व्यक्ति के संवेग, व्यक्ति के मूल्य तथा विश्वास सम्मिलित होते हैं। जैसे कैंसर रोगियों को देखकर दुख का भाव उत्पन्न होता है हमारे मन में, करुणा का भाव प्रकट होता है, तो वो है भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट है आपका व्यवहारात्मक पक्ष। तो व्यक्ति को व्यवहार को प्रदर्शित करता है, निर्देशित करता है। ये जनरल डेफिनेशन है, आराम से लिख जाएगी। क्रोध, भेदभाव, पक्षपात इत्यादि, ये कैसा व्यक्ति का कैसा व्यवहार है। निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा तत्व? व्यवहारात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है। अब देखो ये ना बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 मार्कर में बहुत क्वेश्चन में, बहुत एग्जाम्स में जहाँ पर ये जो नीति शास्त्र वाला विषय आता है मेंस एग्जाम में, वहाँ 3 मार्कर में ये क्वेश्चन बहुत बार बनने की संभावना रहती है और बनता भी है। तो भाई मनोवृत्ति में परिवर्तन हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने जैसा कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, लेकिन बहुत कठिन है। कैसे? क्योंकि मनोवृत्ति हमें धीरे धीरे सीखनी पड़ती है। परिवर्तन तो हो सकता है क्योंकि हमने कोई चीज़ सीखी है ना। अब कोई बहुत अच्छी चीज़, कोई नई चीज़ सीखने मिल गई और जो उससे हमें प्रो या कॉन्स बताएगा कि भाई ये बहुत अच्छी है, इसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानियाँ हैं, तो हम मनोवृत्ति को अपनी को चेंज कर सकते हैं, उसे परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया को समझाइए। तो मनोवृत्ति निम्न कारकों पर निर्भर करती है। एक करती है कि भाई व्यक्तिगत विकास के परिवर्तन के आधार पर, जैसे कि मनोवृत्ति के स्वरूप का देखो, मनोवृत्ति का स्वरूप कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है कि भाई ऐसा तो नहीं कि बहुत कोई मजबूत ऐसी है, उसके पिछले 500 साल से उसकी पीढ़ियों में वही चीज़ें होती आ रही है। तो अगर आप तब कोशिश करोगे कि भाई आपकी फैमिली में गलत होता रहा, तो वो नहीं मान सकता बंदा, क्योंकि यार वो अपनी फैमिली को देखते आ रहा है 400-500 साल से ना, उसकी फैमिली सेम वो चीज़ प्रोसेस कर रही है, सेम वो चीज़ अपना रही है, और आप सडनली बोले कि आप इसे चेंज कर दो, इस परंपरा को चेंज कर दो, तो तब वो चीज़ करना बहुत कठिन होगी, है ना। तो वो चीज़ बताई गई है कि मनोवृत्ति का स्वरूप कैसा है, ये उस पर निर्भर करता है। मनोवृत्ति को परिवर्तन करने की प्रक्रिया अधिक मजबूती से स्थापित हो चुकी है, तो परिवर्तन करना कठिन है। मैंने आपको वही बता दिया। मनोवृत्ति के व्यक्तित्व विकास के साथ परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत आता है एक मनोवृत्ति परिवर्तन का। एक आता है आपका विषन्नाहित सिद्धांत, है ना जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिंसिपल्स हैं ये दो। ये तो देखो, ये अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, पूछता है कि भाई मनोवृत्ति परिवर्तन के बारे में बताइए, तो ये 2 सिद्धांत अपने को लिखनी है, तभी अपने को अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट है और सबको पता है, और शायद कोई ना लिखे, ठीक है। नवीन सूचनाओं के संग्रह से मनोवृत्ति को परिवर्तित किया जा सकता है। अतः व्यक्ति जिस समूह में रहता है उसकी मनोवृत्ति उसी समूह के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत बताइए। तो मनोवृत्ति परिवर्तन के सिद्धांत अभी मैंने आपको बताया, विषन्नादित सिद्धांत और एक सामंजस्य सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विषन्नादित ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये ना है ना, ये भी ना, विषन्नादिता सिद्धांत, है ना। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामंजस्य और कार्यात्मक सिद्धांत, ठीक है। कार्यात्मक सिद्धांत, सामंजस्य सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत और एक विषन्नादित सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवृत्ति के प्रकारों को समझाइए, यानी कि क्या कार्य मनोवृत्ति के क्या कार्य हैं। तो मनोवृत्ति का कार्य सभी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुशल प्रशासन के लिए मनोवृत्ति आवश्यक है, प्रभावी संचालन के लिए मनोवृत्ति आवश्यक है, कहीं प्रबंधन या मैनेजमेंट करना हो तब भी मनोवृत्ति आवश्यक है, इसलिए मनोवृत्ति के जो कार्य हैं वो ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रबोध संप्रेषण को समझाइए। हाँ, प्रबोध संप्रेषण को समझाइए। प्रबोध संप्रेषण मतलब समझ रहे हो क्या यार? एक देखो, प्रबोध एक व्यक्ति होता है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जो मतलब अंदर मनोवृत्ति है या जो उसकी धारणा है उसको परिवर्तित करना। अब किसके अनुरूप? अपने अनुरूप परिवर्तित करने हेतु मतलब अपने अनुरूप उस व्यक्ति की जो भावना है, उसकी जो मनोवृत्ति है उसको परिवर्तित करना, समझ लो, इसे बोलते हैं प्रबोध संप्रेषण। अब इसका एग्जांपल सुनो, बहुत शानदार। जैसे कि मान के चलो सचिन तेंदुलकर है। अब मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है कि मुझे क्रिकेट देखने में, क्रिकेट खेलने में, ठीक है। अब सचिन तेंदुलकर आते हैं और एक बल्ले का ऐड करते हैं। मेरे पास एक साधारण सा बल्ला है, नॉर्मल सा बल्ला है, जिसे मैं जनरली खेलता रहता हूँ या फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं खेलता रहता हूँ, ठीक है, उससे नॉर्मल, बहुत ज़्यादा कोई रुचि नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर आए और उन्होंने किसी एक बैट का एग्जांपल किया कि भाई आप एमआरएफ के बैट से खेलोगे तो शतक बनाओगे, या एमआरएफ का स्टॉक बहुत अच्छा होता है, या एमआरएफ की बैट की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है ना, एमआरएफ की बॉल जो बैट होता है वो बहुत लाइट वेट होता है। तो उनकी बात सुनी जाए, क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बहुत महानतम खिलाड़ी हैं और उनके जो आदर्श रहेंगे, यानी कि उनके जो आइडल रहेंगे, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, मुझे सचिन तेंदुलकर बहुत पसंद है, तो मैं उनकी बात मानूंगा, है ना। तो मैं जाऊँगा, मार्केट जाऊँगा और एमआरएफ का बैट खरीद के लाऊंगा, उसे यूज़ करूँगा। अब बात समझ में आई? तो उद्देश्य किसका पूर्ण हो रहा है? एमआरएफ कंपनी का। किस व्यक्ति के द्वारा पूर्ण करवाया जा रहा है? प्रबोध यानी कि सचिन तेंदुलकर कह रहा हो, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उस क्षेत्र के। और संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है ना, तो वो चीज़ है। किसी और का उद्देश्य किसी और के द्वारा अगर पूर्ण करवाना हो हमें अपना उद्देश्य, तो हम प्रबोध संप्रेषण की चीज़ करते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझा दिया। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति की मनोवृत्ति को अपने अनुसार परिवर्तित करना। एमआरएफ वाले ने अपने अनुसार परिवर्तित कर ली ना आपकी मनोवृत्ति, वो चाहता था कि आप बैट खरीद लो, बिच जाए, तो वो ले लिया आपने। करने हेतु प्रेषित करना है सूचना को संप्रेषण, प्रबोध संप्रेषण कहते हैं। ये 4 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं? प्रबोधक कौन है? देखो मैंने बताया प्रबोधक कौन है, यानी कि जो कर रहा है वो कौन है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है या नहीं है। संदेश क्या है भाई? एडवर्टाइजमेंट क्या है कि भाई अगर आप एमआरएफ के बैट से नहीं खेले तो जल्दी आउट हो जाओगे। आदमी डर जाएगा यार, जो रणजी खेलने जा रहा है, किसी जो अपना भविष्य क्रिकेटर बनना चाहता है वो डर जाएगा, मैं आउट हो गया तो फिर मेरा करियर कैसे बनेगा, तो नहीं, मैं एमआरएफ का बैट खरीद लेता हूँ। पहले उसे डरा के फिर उसे सॉल्यूशन दे दो। लक्षित समूह, अब भाई आपकी जो विज्ञापन है वो ऐसे समूह तक, ऐसे लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो जो लोग इसमें रुचि रखते हैं। अब आप अपने विज्ञापन को वहाँ पहुँचा दिया, जैसे गाँव में पहुँचा दिया, और वहाँ पे आपने गाँव में पेंट कर दिया, सब जगह रेडियो पर चला रहे हो कि भाई एमआरएफ का बैट खरीदो। अब एमआरएफ का बैट आ रहा है 50,000 रुपये का। गाँव का व्यक्ति उस बैट को, मतलब गाँव का मतलब गरीब व्यक्ति जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो कि अपनी जीविका का साधन ही मतलब नॉर्मल तरीके से जीवन यापन कर रहा है, वो क्या 50,000 का बैट लेगा? नहीं लेगा ना। तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसी जगह अपने जो मैसेज है उसको वहाँ पहुँचाना कि लक्षित समूह तक आपका मैसेज पहुँच सके। और फिर संप्रेषण की प्रविधि, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि प्रबोधकर्ता। अब जो प्रबोधकर्ता, जो मैंने बताया, मनोवृत्ति परिवर्तन में सफलता के लिए प्रबोधकर्ता विश्वसनीय होना चाहिए, है ना, विशेषज्ञ होना चाहिए। प्रबोधकर्ता का आकर्षक तथा आदर्श रूप होना चाहिए। बता दिया मैंने सचिन तेंदुलकर जी के बारे में जो एग्जाम्पल दिया भाई ये। अब संदेश भावना को उत्तेजित करने वाला होना चाहिए। संदेश की विषय वस्तु प्रभावशाली होनी चाहिए, ये भी मैंने बता दिया। अनुनय क्या है? अब देखो, अनुनय वही है, प्रबोध संप्रेषण ही अनुनय है। पूरी चीज सुनो। ऐसा संप्रेषण जो श्रोता की मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहता है, ऐसा संप्रेषण जो श्रोता की मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहता है, यानी कि वही प्रबोध वाली बात आ गई ना। श्रोता जो सुनने वाला है उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहता है। अनुनय की आवश्यकता क्यों होती है? तो लक्ष्य जो होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए अनुनय की आवश्यकता होती है। सुशासन की स्थापना के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए अनुनय की आवश्यकता होती है। ये सेम चीज़ें जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको अगर अनुनय के बारे में 3 या 5 मार्कर में लिखने आ गया तो आप आराम से ये कंटेंट लिख सकते हो ना। 3 या 5 मार्कर का ये कंटेंट आप आराम से लिख सकते हो अनुनय के बारे में, और हमें आराम से नंबर मिल जाएंगे। कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। सेकंड यूनिट के सारे जो टॉपिक्स हैं आप पूरे अच्छे से मैच कर लेना, मैंने सब कवर किए इस छोटी सी वीडियो में। अनुनय के प्रकार बताइए। तो अनुनय के प्रकार क्या है? अनुनय के द्वारा हम विपरीत मतों में परिवर्तन कर सकते हैं। बताया ना कि दूसरे की मनोवृत्ति को परिवर्तित कर सकते हैं, सकारात्मक अभिवृत्तियों को उभार सकते हैं। अनुनय का सबसे अनुनय है, ठीक है। अनुनय का सबसे कठिन कार्य है कि प्रतिकूल मतों को सहानुभूति में बदलना। जो अपने अनुकूल नहीं है उनको अपनी सहानुभूति अपने अनुसार बदलना। तो सही बात है, अनुनय का सबसे महत्वपूर्ण काम है। मैंने आपको ये चीज़ अभी बता दी है थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने अच्छा खासा डिस्कस किया है इस पर, प्रबोध संप्रेषण पर। सेम वही अनुनय है, बस वर्ड अलग दे दिया है कि आप 3-5 मार्कर में सोचो यार अनुनय क्या है, अनुनय क्या है, अनुनय क्या है, और आप नहीं लिखते हो। हालांकि लिखना आपको वही है जो प्रबोध संप्रेषण। प्रशासनिक संदर्भ में प्रबोध या अनुनय की उपयोगिता बताइए। तो सेम चीज मैंने बोला था ना भैया, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में समानुकूल प्रभाव हेतु जन जागरण जरूरी है। अपने अनुकूल प्रभाव के लिए जन जागरूकता जरूरी है, जो अनुनय से ही संभव है। सेम चीज हो गई। समाज और प्रशासन के मध्य संवादहीनता खत्म करने के लिए अनुनय की आवश्यकता है। संवादहीनता मतलब समाज और प्रशासन के बीच में जो डर है कि भाई पुलिस को देख के लोग भाग जाते हैं, पुलिस को देख के लोग डरने लगते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन चलना है तो आदमी एकदम से डर जाएगा, यार पुलिस स्टेशन क्यों जाना है, क्यों बता रहे हो, तो इंसान नेगेटिव सोचेगा, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो ये चीज़ें जो डर है ना, उसको आप संवादहीनता ही तो खत्म होगी तभी तो होगा। तो वो चीज़ है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता कैसे फैलेगी। तो सेम उसी तरह से फैलेगी कि आप अनुनय करेंगे, यानी कि संप्रेषण करेंगे, प्रबोध संप्रेषण करेंगे, अनुनय करेंगे, बातचीत करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, तभी तो वो चीज़ होगी कि भाई मतलब पर्यावरण कार्यों के लिए अनुनय के द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाना। सेम चीज़ है। सामाजिक कुरीतियों का दूर करना, जनसंख्या रोकथाम कार्यक्रम चलाना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाना, ये जन जन तक पहुँचे। संप्रेषण के द्वारा ही तो टीवियों के द्वारा माध्यम से, ये प्रबोध संप्रेषण के द्वारा ही तो लोगों को पता चलेगा ना। जैसे ब्रांड एम्बेसडर सरकार रखती है ना, रखती कि नहीं रखती है। सोनू सूद को बना दिया तो सोनू सूद बता रहे हैं तो लोगों को समझ आएगा कि सोनू सूद इतने अच्छे व्यक्ति हैं, कोरोना में इतने लोगों की मदद, ये को समझा रहे हैं, तो सुनो से वो चीज़ है, ठीक है। एक है पूर्वाग्रह क्या है। तो पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना तथा अन्य व्यक्ति के बारे में पूर्व निर्णय से है। पूर्व कल्पित विवेकी निर्णय है। ये पूर्व कल्पित विवेकी निर्णय समझ आया।
पूर्वाग्रह क्या है कि पूर्वाग्रह पूर्वकल्पित यानी कि पहले से बनाया हुआ विवेकहीन निर्णय। विवेक होता तो कुछ भी थोड़ी बना लेंगे किसी के बारे में धारणा कि भाई वो वैसा है, वो बेकार है, तो पहले उसकी बात सुनेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तभी तो हम अपनी एक उसका बेस तैयार करेंगे ना कि ये अच्छा ये व्यक्ति ऐसा है। अब आपने सुना भी नहीं, उसको जाना भी नहीं, कुछ नहीं सुना, कोई इधर उधर से बात उड़ के आई और आपने उसके अकॉर्डिंग आपने धारणा बना ली कि भाई ये व्यक्ति तो बेकार है, इस तरह का होता है, तो उसे बोलते हैं पूर्वकल्पित विवेकहीन भावना, है ना, विवेकहीन निर्णय या भावना। वही नेक्स्ट क्या है कि पूर्वाग्रह की विशेषताएं बताइए। तो अभी बता दिया कि विवेकहीन निर्णय है, ज़्यादातर ये नकारात्मक ही होता है, किसी के बारे में कोई गलत धारणा बना लेना। इसे जन्मजात नहीं होता है, इसे अर्जित किया जाता है। दृढ़ तथा स्थिर होता है, दृढ़ होता है तथा स्थिर होता है कि हमने किसी के बारे में कोई धारणा बना ली तो वो एक स्थिर बन गई है। अब उसको हटाने के लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर उस व्यक्ति को लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा नहीं होता है आपकी, तब वो सोचेगा नहीं अच्छा तो हो सकता है ये सही हो, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि मैंने तो उसके बारे में ऐसे ही सुना है। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे सरदारों का बोलते हैं ना कि सरदार का भाई 12 बजे के बाद सरदारों का थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है कि वो थोड़े से इरिटेट वाले हो जाते हैं। तो ये तो बेकार धारणा है ना यार, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा बचपन का फ्रेंड है सरदार है, हम उसके साथ बचपन से खेले, कभी कोई इरिटेशन वाली भावना नहीं है, हम उसे देख रहे हैं, तो वो मेरी चीज़ चेंज होगी ना। आप कोई व्यक्ति जो उसे देख नहीं रहा, जो उस कम्युनिटी में नहीं रह रहा है, जो उसकी किसी फ्रेंडशिप नहीं है, तो उसके मन में तो वो धारणा बन गई कि भाई ऐसा होता है। अब उसको वो उसकी धारणा खत्म करने के लिए या हटाने के लिए उसे कितने सरदारों से मिलवाओगे? अच्छा तो हाँ इनके साथ नहीं होता होगा लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, वो मानने तैयार नहीं, तो अब कितने लोगों से मिलवाओगे उसे, कैसे उसको समझाओगे? तो किसी को नहीं समझा सकते ना, वो चीज़ है ना, बहुत कठिन है उसको मतलब चेंज करवाना। ये चीज़ है कि पूर्वाग्रह के प्रभाव बताइए। तो व्यक्ति समुचित ज्ञान से पहले ही मत निर्माण कर लेता है, और पूर्वाग्रह के प्रभाव सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या है कि सामाजिक व्यवहार अच्छा हो जाता है, लोगों में एकता हो जाती है। नकारात्मक प्रभाव है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद की भावना होती है, भाषावाद, रूढ़िवाद, इन सब की भावना उत्पन्न होती है पूर्वाग्रह के द्वारा। अब पूर्वाग्रह की विशेषताएं बताइए। तो देखो 3 या 5 मार्कर के हिसाब से कंटेंट है, आपको 3 मार्कर में आ जाए, 3 मार्कर में 2-3 चीजें लिख लेना, 5 मार्कर में आ जाए 4-5 चीजें लिख लेना, एक छोटी सी लाइन डाल के। सब वो कंटेंट उस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपको 3 या 5 मार्कर में क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आप बना के आओ, छोड़ के कुछ नहीं आओगे यार, है ना। तो पूर्वाग्रह की विशेषता है कि पूर्वाग्रह चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, लेकिन इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता, सही में नहीं होता ना। एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा है, बस आपने एक अपने मन में धारणा बना ली कि वो वैसा है, क्योंकि आपने इधर उधर से बात सुन के अपने मन में धारणा बना ली। पूर्वाग्रह में न्याय का अभाव होता है, ठीक है। स्वरूप इसका कार्यात्मक होता है, सामूहिक होता है। पूर्वाग्रह मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना किसी एक व्यक्ति के बारे, एक कम्युनिटी के बारे में बना रहे तो अच्छा वो एक व्यक्ति के बारे में कैसे बनाओगे, है ना। तो अब कम्युनिटी ज़्यादातर लोगों के बारे में ऐसा, वो अच्छा वो जाति ऐसी है, वो भाषा ऐसी है, वो धर्म ऐसा है, तो वो एक सामूहिक होता है। दृढ़ एवं स्थिर होता है, विचारों पर आधारित होता है, इसमें विवेक, तर्क, संगति का कोई स्थान नहीं होता है। ये चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दी। तो 5 मार्कर के हिसाब से सफिशिएंट कंटेंट है, आराम से लिखो और बस नंबर पाओ यार। लोक सेवा में सत्यनिष्ठा से क्या तात्पर्य है? तो लोक सेवा में सत्यनिष्ठा से क्या तात्पर्य है? 2018 एमपीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा हो ना कि यार, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि एक सेकंड, लोक सेवा में सत्यनिष्ठा से क्या तात्पर्य है? ये 2018 का पेपर है, 2018 एमपीपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको ऐसा लग रहा हो ना कि ये क्वेश्चन मैंने कहां से कर दिया, तो आप टॉपिक देखो, पूरा टॉपिक कवर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें कवर किए गए हैं। आप चाहे पुराना पेपर उठा के देख लो, 2018 को उठा के देख लो, 2015 को उठा के देख लो, 2019 को उठा के देख लो, कोई सा भी पेपर आप उठा के आराम से देख सकते हैं। लोक सेवा का एक महत्वपूर्ण आधारभूत अंग है क्या? सत्यनिष्ठा। लोक सेवक को अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान होना ही सत्यनिष्ठा है। क्या है? लोक सेवक का अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान होना ही क्या है? सत्यनिष्ठा। इसके बारे में मैंने आगे आपको एक अच्छा सा आंसर फ्रेमिंग और भी किया है। ये अपना 3 मार्कर के हिसाब से कंटेंट 2 लाइन में अपने आंसर लिख दिया है, ठीक है। उतनी वो मांग रहे हैं, 3 मार्कर नहीं, 2 मार्कर के हिसाब से। सहानुभूति से क्या तात्पर्य है? सहानुभूति से क्या तात्पर्य है? तो ये देखो, ये 2016 में क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी मेंस में, मेंस 2016 का क्वेश्चन है ये कि सहानुभूति से क्या तात्पर्य है। तो किसी व्यक्ति के प्रति संवेदना की भावना, किसी के दुर्भाग्य के लिए दुख या दया की भावना का होना ही सहानुभूति है ना, सिंपैथी है। उदाहरण है किसी गरीब के लिए उसकी दशा यानी कि उसकी दुर्दशा पर हमारी जो संवेदना होती है, हमारी जो करुणा होती है, वो क्या है? हमारी सहानुभूति है। अब देखो, एक होता है समानुभूति, एक होता है सहानुभूति। तो सहानुभूति तो वो होगी कि किसी के गरीब के प्रति हमारे मन में संवेदना की भावना होना, या किसी बीमार व्यक्ति के प्रति हमारे मन में यार वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान होगा यार, सच में बहुत परेशान होगा, हमारी उसके प्रति सहानुभूति, करुणा की भावना। अब समानुभूति क्या होती है कि आप भी उस बीमारी से पीड़ित रह चुके हो या हो जिससे वो सामने वाला पीड़ित है, तो वो आपको समानुभूति होगी कि भाई सच में उसे कितना पेन हो रहा होगा ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी ये बीमारी हो चुकी है, समझ रहे हो ना। तो वो हो गई समानुभूति। जो आप पर बीत गई हो वो दूसरे पर बीतती हुई देख रहे हो ना, तो समानुभूति। और जो आप बीती नहीं है वो सिर्फ दूसरे व्यक्ति को आप देख के बोल रहे हो हाँ यार दर्द तो होता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कितना होता है क्योंकि मैंने कभी फील नहीं किया। दैट इज कॉल्ड सहानुभूति, और वो है समानुभूति जब आप फील कर पा रहे हो सेम चीज़। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, समानुभूति। ये सेम चीज़ देखो, किसी अन्य की भावनाओं, दुख या पीड़ा को ना सिर्फ समझना बल्कि उसकी तरह महसूस करना समानुभूति है। उदाहरण जैसे कि मेरे दादाजी का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है, अब यदि मेरे मित्र के यहाँ भी उसके दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो मैं समझ पाऊंगा कि यार वो दादाजी उसके जो सबसे ज़्यादा उसको प्यार करते थे वो उसे छोड़ के चले गए, तो वो एक्चुअल में उस पर क्या बीत रही होगी, वो है समानुभूति, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संवेगात्मक बुद्धि की शासन प्रशासन में उपयोगिता को बताइए। तो 2015 एमपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि की शासन प्रशासन में उपयोगिता है। बड़े लक्ष्यों को दृढ़ता से प्राप्त करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि की आवश्यकता है। निर्णय लेने में तत्परता होती है। उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा, है ना। अब आता है मनोवृत्ति के प्रकार बताइए। तो मनोवृत्ति 3 प्रकार की होती है, सकारात्मक, नकारात्मक और एक होती है उभयनिष्ठ। तो सकारात्मक मनोवृत्ति कैसी है कि जब वस्तु तथा व्यक्ति के विचार के प्रति अनुकूल हो, तब व्यक्ति के जो विचार हैं वो किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति जब सकारात्मक विचार होंगे तो उस सकारात्मक मनोवृत्ति होगी, यानी कि उसके अनुकूल होंगे। प्रतिकूल होंगे तो नकारात्मक मनोवृत्ति हो गई, और अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की भावना हमारे किसी के बारे में बनती है तो वो हो गई उभयनिष्ठ, यानी कि न्यूट्रल मनोवृत्ति। नेक्स्ट आता है पूर्वाग्रह कम करने के उपाय बताइए। पूर्वाग्रह कम करने के क्या उपाय हैं? तो पूर्वाग्रह कम करने के जो उपाय हैं वो हैं असंगत भूमिकाएं, शैक्षिक कार्यक्रम। देखो
हमें किसी के बारे में कुछ पता है, नॉलेज है, ज्ञान है, तब हमारा पूर्व वगैरह खत्म हो सकता है। कानूनी प्रतिबंध हो तो हमारा पूर्व वगैरह खत्म होती है कि किसी अन्य समूह या व्यक्ति के बारे में विश्वास का ऐसा संग्रह बना लेना जो तर्कहीन है, किसी का कोई तर्कहीन ही नहीं है, वो रूढ़िवादिता, उसे बोलते हैं रूढ़िवादिता। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि सरदार जी 12 बजे के बाद दिमाग बोले एक्स्ट्रा वाली चीज़, या फिर किसी विशेष वर्ग या विशेष जाति के, जैसे कि जो मतलब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो क्या बोलते हैं कि हाँ, गांव में जब क्या क्या एग्जांपल दूं यार, हाँ, टीचर जो होते हैं ना, जो शिक्षक जो लोग होते हैं ना, वो बहुत मारते हैं, वो बहुत पीटते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना, ये तो रूढ़िवादिता है। सारे टीचर मारते नहीं हैं, सारे टीचर बहुत प्यार करते हैं। हमारे टीचर्स तो यार हमें बहुत प्यार करते थे, है ना, बहुत अच्छे से समझाते थे, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते थे। तो एक रूढ़िवादिता बन गई है समाज में। तो वो ये है रूढ़िवादिता, विश्वास का ऐसा संग्रह बना लेना जो तर्कहीन है, जिसका कोई तर्क ही नहीं है, उसे बोलते हैं रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है कि रूढ़िवादिता की विशेषता बताओ। तो तर्कहीन होती है ना, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई उसका ठोस आधार नहीं है, बिना आधार की है। विवेकहीन प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, समूहगत होती है, सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित है, नकारात्मक तथा सकारात्मक भिन्न प्रकार की होती है। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई आपकी रूढ़िवादिता की विशेषताएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रूढ़िवादिता उत्पन्न कैसे होती है, क्या कारण है रूढ़िवादिता उत्पन्न होने के, हम रूढ़िवादी हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं। तो देखो, अशिक्षा के कारण, अंधविश्वास के कारण, धार्मिक मान्यताओं के कारण, संपूर्ण सही जानकारी नहीं होती है, अशिक्षा, वही आ गई अशिक्षा, सेम चीज़ है, संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच के कारण, सामूहिक भिन्नता के कारण, है ना, समूहों की भिन्नता के कारण भी रूढ़िवादिता उत्पन्न होती है। तो ये अच्छा खासा कंटेंट है यार, 1 2 3 देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट है, आराम से लिखो, 5 मार्कर भी कंप्लीट हो जाएगा, 3 तो छोड़ो, है ना। रूढ़िवादिता कितने प्रकार की होती है, तो 3 मार्कर के हिसाब से देखो क्वेश्चन है, शानदार फ्रेम किया गया है। तो व्यक्तिगत होती है, एक सामूहिक होती है। तो रूढ़िवादिता की एक लाइन में डेफिनेशन लिख देना कि ये रूढ़िवादिता होती है, कितने प्रकार की होती है, प्रकार करके डेफिनेशन प्रकार करके ये दोनों चीज़ों को लिख देना कि एक व्यक्तिगत, एक सामूहिक। व्यक्तिगत यानी कि अध्यापक मारते हैं, एक व्यक्ति सिंगल पर्सन की बात हो रही है। सामूहिक होगा, इस सरदार लोग अच्छे होते हैं, तो है ना, रिस्पेक्ट होती है ना, सरदार लोगों की बहुत रिस्पेक्ट होती है, कितने काम करते हैं, कितने लंगर चलाते हैं, कितनी जहाँ भी जाओ देखो आप, कितनी मतलब हेल्पफुल पर्सन होते हैं वो लोग, है ना। तो वो चीज़ हो गई कि सरदार लोग अच्छे होते हैं, ये सामूहिक हो गई रूढ़िवादिता। व्यक्तिगत हो गई किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो ये रूढ़िवादिता के प्रकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामवेगिक बुद्धि क्या है। तो सामवेगिक बुद्धि जो है, व्यक्ति संवेगों को पहचान कर उसका नियंत्रण करना, यानी कि व्यक्ति के जो संवेग हैं, जो भावना है, उनको पहचान कर उनका कंट्रोल करना, और जो कार्य है उसकी कुशलता व उसकी सफलता के लिए कार्य करना, उन्हें बोलते हैं हम सामवेगिक बुद्धि। अब व्यक्ति अपने व दूसरों के संवेगों को पहचान कर कार्य की सफलता के अनुरूप उसका नियंत्रण करता है। क्या करता है, व्यक्ति अपने व दूसरों के संवेग, जो भावना है मन की, उनको पहचानता है और कार्य की सफलता कैसे होगी उसके अनुसार ही कार्य करता है, उसके अनुसार ही उनका नियंत्रण करता है, उसे बोलते हैं सामवेगिक बुद्धि। नेक्स्ट है आपका कि सामवेगिक बुद्धि के तत्व लिखिए। तो सामवेगिक बुद्धि के जो तत्व हैं वो हैं स्वयं जागरूकता, सामूहिक जागरूकता, आत्म अभिप्रेरणा, सहानुभूति और स्वनियमन। ये हैं सामवेगिक बुद्धि के तत्व। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता को समझाइए। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताओं का अध्ययन। सांस्कृतिक, नैतिक, कई सारी व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्ति मतलब जो लोग हैं वो किन किन आधार पर एक दूसरे से भिन्न है, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, सामाजिक खान-पान के आधार पर, पेन वाइप के आधार पर, है ना। तो कई प्रकार की भिन्नताएं व्यक्तियों के, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बहुत बड़ा आंसर बन सकता है इससे, तो है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल बता दिए, देखो, है ना। तो व्यक्ति हाँ, किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, गुण, खान-पान, रहन-सहन, व्यवहार में अंतर को ही हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, है ना। समझ में आ गया ना ये चीज़, किसको, जो व्यक्ति के जो खान-पान है, रहन-सहन है, पहनना ओढ़ना है, भाषा है ना, भाषा को भी ले सकते हैं, व्यवहार में अंतर को ही हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये है व्यक्तिगत भिन्नता। अब व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के कई सारे प्रकार हैं, मैंने बताया अभी आपको। शारीरिक आधार पर, है ना, आयु, वजन, लिंग, कद, रंग, इनके आधार पर व्यक्ति की भिन्न होता है। बुद्धिता के आधार पर कि कोई भाई बहुत समझदार है, कोई सामान्य बुद्धि वाला है, कोई बिल्कुल मंद बुद्धि वाला है। सामाजिक भिन्नता के आधार पर कोई धनवान है, कोई ज्ञानी है, कोई जाति के आधार, कोई वर्ग के आधार पर, सांस्कृतिक यानी कल्चर के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो कई सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं। ये क्वेश्चन जो आप यूनिट पेपर 4 का यूनिट 2 देखेंगे तो सबसे एंड का टॉपिक यही है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में लिखा है, जब एग्जाम में सामने आता है ना तो सोच नहीं पाता इंसान कि क्या लिखें। एक्चुअल में ये है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि फुट इन द डोर तकनीक क्या है। तो फुट इन द डोर तकनीक के तहत व्यक्ति से पहले निर्धारित जो छोटे छोटे जो उसके टास्क होते हैं उनको कराया जाता है तथा बाद में कुछ समय बाद जो जटिल निवेदन स्वीकार किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका कि लोक सेवक की आधारभूत योग्यताओं को लिखिए। तो लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसकी जो उसमें जो मतलब आधारभूत योग्यताएं, मतलब उसमें क्या क्या योग्यताएं, बेसिक इतनी तो योग्यताएं, इतना योग्य तो एक लोक सेवक, एक सिविल सर्वेंट होना ही चाहिए। तो वो बेसिक योग्यताएं यानी कि वो बेसिक जो योग्य मतलब जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या उसके अंदर होनी चाहिए। तो एक तो वो निष्पक्ष होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के विशेष पक्ष से होकर ही काम करें, आजकल जो बहुत देखने को मिलता है। ईमानदार होना चाहिए, उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व मतलब अकाउंटेबिलिटी की भावना होनी चाहिए, समानुभूति होना चाहिए उसे, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, किसी एक विशेष धर्म के प्रति उसका झुकाव नहीं होना चाहिए, अभिक्षमता की भावना होनी चाहिए। ये सारी जो हैं मैंने जो लिखी हैं वो आधारभूत योग्यताएं होनी चाहिए लोक सेवक में। सारी की सारी देखो इतनी सारी लिख दी हैं, जो आपको एग्जाम में याद आ जाए वो लिख देना यार, और अगर 5 मार्कर में आ जाए तो सबको छोटे छोटे लाइन में डिफाइन कर देना। मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया है। अभी क्षमता, आप देखो इसमें जो शब्द है ना उनके बारे में हम लोक सेवक की जो आधारभूत जो योग्यताएं थी उनमें जो मतलब सहिष्णु होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उत्तरदायित्व होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में मैंने 3 मार्कर में इन सबको डिटेल में इनकी परिभाषा लिखी हुई है, और 2 3 लाइन में इनकी परिभाषा लिखी है कि अगर क्वेश्चन आ जाए इनके इस एग्जाम में तो आप कहीं से कहीं उसे छोड़कर ना आए, लिख कर ही आए उसकी परिभाषा। तो अभी क्षमता से क्या तात्पर्य? अभी क्षमता से आशय है कि व्यक्ति की उस तत्परता तथा क्षमता से है जो उसे किसी पद के कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए जरूरी है। अभी क्षमता व्यक्ति के वर्तमान गुणों का क्या है, गुणों का समुच्चय है जो उसकी भविष्य की क्षमताओं को और इंगित करता है। ये है अभी क्षमता, यानी कि मतलब वो व्यक्ति कितनी क्षमता है उसके अंदर नई चीज़ें सीखने की, इसे बोलते हैं उस व्यक्ति की अभी क्षमता। अब आती सांवेगिक बुद्धि। तो सांवेगिक बुद्धि क्या है? अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझना तथा उनको समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। ये मैंने आपसे ही बोला था ना थोड़ी देर पहले कि मैं आपको 3 मार्कर एक बहुत ईजी और बहुत अच्छा बताऊंगा सांवेगिक बुद्धि का, वो आया है यहाँ पर कि अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझना तथा उनको समुचित प्रबंधन करने की क्षमता को ही सांवेगिक बुद्धि कहते हैं। अगर 3 मार्कर में आता है तो आप ये डेफिनेशन लिख के आएंगे, डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे। एक एग्जाम्पल लिख देना छोटा सा। सहिष्णुता से क्या तात्पर्य? अब देखो सहिष्णुता का आ गया कि सहिष्णुता का अर्थ है सहन करने की क्षमता, किसी अन्य के विचारों को तथा मतों को स्वीकार करना, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, इसे बोलते हैं सहिष्णुता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निष्पक्षता। ये जो क्वेश्चन अभी लोक सेवक में जो योग्यताएं होनी चाहिए ना, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो सब योग्यताओं को मैंने 3 मार्कर में कवर किया है, वो क्वेश्चन चल रहे हैं ये, ठीक है। निष्पक्षता क्या है? व्यक्तिगत हितों को वरीयता ना देकर निष्पक्ष भावना रखना है। जैसे कि ऐसी भावना नहीं कि भाई ये मतलब ये जो है मतलब इस कम्युनिटी के लिए मेरा ज़्यादा झुकाव है क्योंकि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। किसी धर्म विशेष के प्रति, किसी राजनीतिक दल के प्रति किसी प्रकार की ऐसी भावना ना रखते हुए निष्पक्ष रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए, कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए जो आपको संविधान ने जो चीज़ें दी हैं, है ना, जो सरकार आपसे बोलती है कि आपको ये कर्तव्य हैं, आपके ये करने हैं, उनके प्रति जागरूकता से काम करना, उसे बोलते हैं निष्पक्षता। नेक्स्ट आता है वस्तुनिष्ठता। तो निर्णय में अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रह तथा धारणाओं से पूर्वतः अलग रहकर निर्णय लेना ही वस्तुनिष्ठता है। मतलब वस्तुनिष्ठता मतलब देखो एक ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो ये चीज़ है कि जो फैक्ट हैं, जो आपको फैक्ट मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर काम करना, ये है वस्तुनिष्ठता। अपनी पूर्वाग्रह के आधार पर कार्य नहीं करना, दैट इज कॉल्ड वस्तुनिष्ठता, ठीक है। जवाबदेहिता। अब जवाबदेहिता क्या है? किसी कार्य से जुड़ी संभावित सफलताओं या विफलताओं के लिए जिम्मेदारी का निर्धारण जवाबदेहिता से है। जवाबदेहिता के होने से क्या होता है, जो कार्य होता है ना वो उसकी सफलता के जो चांसेस है ना वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं कि भाई एक व्यक्ति जवाब लेगा तो वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस काम को करता है। नेक्स्ट है निस्वार्थता। तो जनहित में निर्णय लेना, ना परिवार या मित्रों के दबाव में, धन तथा अन्य लाभ की प्राप्ति के लिए भी निर्णय ना लेना, इसी को बोलते हैं निस्वार्थ भाव से अपना काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वंचित वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा क्या है। तो ये आप देखेंगे ना पेपर में आपके दिया है, जो यूनिट 2 का जो सिलेबस है उसमें दिया है कि वंचित वर्गों के प्रति करुणा या संवेदना क्या होती है। तो करुणा का अर्थ होता है कि कमजोर व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति की भावना का उत्पन्न होना। यह भावना पीड़ितों में दुखों को दूर करने में सहायक होती है। तथा करुणा का अर्थ होता है प्राणी के लिए मंगल कामना का भाव होना, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी प्राणी के लिए उसके मंगल कामना, यानी कि उसके अच्छे का, यानी कि उसके गुड ब्लेसिंग्स के लिए उसको ब्लेसिंग्स देना, ये से बोलते हैं करुणा की भावना होना किसी के प्रति हमारी। तो करुणा के लक्षण कौन से हैं? परोपकार होना, भेदभाव रहित मतलब समाज का निर्माण करना, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करना, दुखियों की मदद करना, दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना, किसी के जो आप दुख हैं उसको दूर करने के लिए आप प्रयत्न करें, कोशिश तो करें कम से कम, प्राणी की मंगल कामना करना, है ना। इससे ये है करुणा के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करुणा से युक्त व्यक्ति करुणा से युक्त व्यक्ति किस प्रकार से भेदभाव नहीं करता। ये उसी में है कि करुणा से युक्त व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, करुणा के लक्षणों में।
नेक्स्ट होता है कि सहिष्णुता से लाभ लिखिए। तो बहुत यार इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ही मैंने कोई बहुत डेफिनेशन का, बहुत खतरनाक लैंग्वेज का या बहुत टिपिकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, इजीली आपसे सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेंगे, दिमाग में थोड़े थोड़े बैठ जाएंगे और वहाँ पे जाके आराम से बना दोगे आप। राष्ट्र सहिष्णुता से क्या क्या लाभ होते हैं कि भाई, तो राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होती है, संगठनात्मक शक्ति में वृद्धि होती है, विरोधी विचारों को सुनने की जो ताकत होती है वो मिल जाती है सहिष्णु होने से, कि हम सामने वाले के जो विचार हैं उनको भी सुनते हैं तथा उनका भी समर्थन करते हैं। विरोध की भावना नहीं रहती है कि सभी का विरोध करना है, किसी को सुनना ही नहीं, तो वो असहिष्णु व्यक्ति होता है वो, है ना। नैतिक प्रगति में वृद्धि होती है, स्वतंत्रता की भावना में वृद्धि होती है जब व्यक्ति सहिष्णु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा के प्रति समर्पण की भावना को समझाइए। तो कल्याणकारी राज्य अगर आपको बनाना है तो सिविल सेवक में समर्पण की भावना होना बहुत ज़रूरी है। समर्पण के लक्षण होता है कि भाई उत्साहपूर्वक कार्य करने का मन होता है, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जवाबदेहिता की होना चाहिए, रूढ़िगत भावनाओं का ना होना, समय पूर्व या बाद तक कार्य करते रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी इतने से इतने बजे तक ड्यूटी है, अब मैं ना किसी का फ़ोन उठाऊंगा ना किसी का कुछ काम करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। लोक सेवक 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है, अगर उसकी जनता को जब भी सेवा की जरूरत पड़ गई उसे वो सेवा देनी पड़ेगी उसको, इसका मतलब होता है लोक सेवक। समय पूर्व तथा बाद तक कार्य करते रहना, सकारात्मक परिणामों पर ध्यान देना। ये नहीं नियम कानून इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन सकारात्मक परिणाम, उसके इम्पैक्ट अच्छे निकलने चाहिए, इस पर भी ध्यान देना। वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करना, इसे बोलते हैं हम समर्पण के लक्षण। लोक सेवक में समर्पण के ये लक्षण होने चाहिए। तो ये आपकी जो है 3 और 5 मार्कर मैंने कंप्लीट किए हैं पेपर 4 की यूनिट सेकंड के। लगभग हमारे ये 55 से 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जिसमें कि सारे आपने देख लिया होगा। रूढ़िवादिता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, है ना, लोक सेवक के क्या क्या गुण होने चाहिए, समर्पण का क्या भाव होना चाहिए, मनोवृत्ति, सबकी डेफिनेशन लिख दी हैं, सबके कारण लिख दिए हैं, सबकी विशेषताएं लिख दी हैं। और यही क्वेश्चन आते हैं यार, कुछ अलग नहीं आते। पुराने पेपर उठा के देख लो, आप अच्छे से देख लो, भटकने से कोई मतलब नहीं है, इधर उधर कुछ अंडरस्टैंड पढ़ने से मतलब नहीं है। इन्हीं को 4 बार पढ़ लो, तब अच्छे से लिख के अपन वहाँ पे आ पाएंगे। एक बार में कोई नहीं लिख पाता। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी मेहनत यार समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा कंटिन्यू मेंस का कंटेंट आपको मिलता ही रहेगा। अभी से पहले से मैंने 3 वीडियो और डाल रखी हैं। पेपर 3 फिजिक्स के मैंने मतलब जो 3 मार्कर हैं वो डाल रखे हैं। पेपर 4 की यूनिट फर्स्ट के डाल रखे हैं जो विचारकों से संबंधित है, वो 2 लेक्चरों में उसे कंप्लीट किया है। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।